नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पैशन पर। दोस्तों, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की लेक्चर सीरीज चल रही है। इसके पहले पहला लेक्चर आ चुका है, जो प्रस्तावना हमारा जो प्रियम्बल था भारतीय संविधान का, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, आप जाके उसको देख सकते हैं। आज शुरू करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और आने वाले जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो उसके लिए बेल आइकन प्रेस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यह दूसरा लेक्चर है, इसको मैं 2-3 वीडियो में जो है कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मैं अपने नोट्स के अकॉर्डिंगली पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ब्लैक बोर्ड का भी सेटअप नहीं है। वो भी जो है जल्द ही मैं सेटअप कर दूंगा, फिर मैं डायरेक्टली आपको वेबकैम के ज़रिए ब्लैक बोर्ड से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स जो है ये हमारा भारतीय संविधान के भाग 3 में मेंशन किया गया, ठीक है। और इसकी स्रोत की बात करें तो कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है दोस्तों अमेरिका के संविधान से, ठीक है। अमेरिका के संविधान से यानी अधिकार के विधेयक से लिया गया, उसके बिल राइट से लिया गया है। इसको जो है दोस्तों भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे बन सकता है, पूछ लेता है कि भारतीय संविधान में भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन होगा, फंडामेंटल राइट्स को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है भारतीय संविधान में, भाग 3 में, ठीक है। संविधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है। मूल रूप से शुरुआत में जब फंडामेंटल राइट मूल रूप से संविधान में जब ये मेंशन किया गया था, डाला गया था, तो इसमें 7 जो फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए थे। मतलब इसमें 7 जो है मूल अधिकार थे, ठीक है। 7 मूल अधिकार थे। अभी तो 6 हैं, लेकिन पहले 7 थे। लेकिन उसमें जो एक फंडामेंटल राइट्स, एक जो मूल अधिकार था, जिसको संपत्ति के अधिकार के नाम से वर्णित है, इसको राइट टू प्रॉपर्टी कहा जाता था, उसको जो है दोस्तों 44वें संशोधन 44th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है अमेंडमेंट किया गया 1978 में। और उसको मूल अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, मतलब लीगल राइट। मतलब पहले 7 फंडामेंटल राइट थे, 7 मूल अधिकार थे, अब 6 हो गए हैं। एक जो अधिकार था, जो आपका संपत्ति का अधिकार था, वो अब जो है कानूनी अधिकार हो गया है। उसको अमेंड किया गया था 44वें संविधान संशोधन में 1978 में, ठीक है दोस्तों। और ये जो संविधान संशोधन हुआ था 44वां, संपत्ति के अधिकार को, इसको भाग 12 में डाल दिया गया है। और जो अनुच्छेद बन गया है वो 300A। मतलब दोस्तों, शुरुआत में जो हमारे मूल अधिकार थे वो 7 थे, एक हटा दिया गया। 44वें संशोधन में जो है डिलीट कर दिया गया 1978 में, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। और 300A अनुच्छेद के तहत इसको भाग 12 में संविधान के डाल दिया गया, ठीक है। बहुत इजीली आप समझ में आ जाएगा, बहुत बस आप समझिए कि मतलब ये है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, बस ध्यान दीजिए, ठीक है। इसको समराइज करें तो ऐसे कहें, भाग 3 में संविधान में फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार का जिक्र है। 12 से लेकर 35 तक जो है अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके स्रोत जो अमेरिकी संविधान है, मतलब वहाँ के जो अधिकार के विधेयक से जो है इसको लिया गया है। मूल रूप से 7 थे, अभी 6 हैं। एक जो फंडामेंटल राइट जो था आपका संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया मूल अधिकारों में से, और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया 44वें संशोधन में 1978 में हुआ था। अनुच्छेद 300A के तहत भाग 12 में संविधान के इसको रख दिया गया है, ठीक है। इसमें 3-4 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली बन जाएंगे। इसकी दोस्तों विशेषताएं क्या है फंडामेंटल राइट्स के। दोस्तों, इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो है फंडामेंटल राइट्स कुछ नागरिकों के लिए है और कुछ अन्य के लिए है। मतलब जैसे कुछ भारतीय सिटीज़न के लिए है, भारतीय नागरिक के लिए है, और कुछ जो है आपका जो है मतलब जो वो होते हैं फॉरेनर होते हैं, या जो संस्थाएं होती हैं उनके लिए होता है, ठीक है।
उसके बाद कुछ मामलों को छोड़कर ज़्यादातर अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ है। मतलब इसमें स्टेट की बात की जा रही है दोस्तों। इन्फोर्समेंट करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स के मूल अधिकार के लिए कुछ मामलों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जो है स्टेट के अगेंस्ट में है, ठीक है। उसके मनमाने रवैये जो है उसके खिलाफ की बात करता है। ये जस्टिसेबल है दोस्तों, ये न्यायोचित है। मतलब जैसे अगर आपका जो है मान लीजिए कोई फंडामेंटल राइट्स, कोई मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। मतलब जैसे मूल अधिकार का कोई उल्लंघन हो रहा है और आपका उल्लंघन हो रहा है, आपका मूलाधिकार का जो उल्लंघन हो रहा है, तो आप डायरेक्टली जो है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। जस्टिसेबल, ये न्यायोचित है। और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको जो है फंडामेंटल राइट्स में ये न्यायोचित है, जस्टिसेबल किया गया है। इसकी जो सुरक्षा और जिसकी गारंटी की बात करता है दोस्तों, वो उच्चतम न्यायालय करता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को वैसे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मूल अधिकार का जो गार्जियन है, अभिभावक है, कौन है। मतलब फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन किसे कहा जाता है, तो फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार का गार्जियन जो है आपका उच्चतम न्यायालय है, ठीक है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा इसको प्रदान की जाती है अनुच्छेद 32 के तहत। इसी के साथ साथ अनुच्छेद 32 के तहत तो उच्चतम न्यायालय को दी जाती है, ठीक है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को भी जो है गारंटी और सुरक्षा का जो है दायित्व उसको दिया गया है। वो रिट इशू कर सकता है अगर जो है आपका क्या कहते हैं उल्लंघन होता है, तो फंडामेंटल राइट्स, मूलाधिकार का कहीं उल्लंघन होता है तो, ठीक है दोस्तों। ये परमानेंट नहीं है, दिस इज़ नॉट ए परमानेंट, ये जो है स्थायी नहीं है, ये स्थायी नहीं है। मतलब इसमें संसद चाहे तो कमी कर सकता है या इसमें कटौती कर सकता है, ठीक है। मतलब इसमें जो संसद चाहे तो कमी कर सकता है, कटौती कर सकता है, बशर्ते उसको अमेंड करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ही जो है इसमें बदलाव की जा सकती है, ठीक है दोस्तों, ना कि साधारण विधेयक द्वारा। इसको संशोधन अधिनियम के तहत ही की जा सकती है, ना कि साधारण विधेयक द्वारा इसमें बदलाव किया जा सकता है। और दूसरा ये भी है दोस्तों, जब भी बदलाव किए जाएंगे संविधान संशोधन के तहत, उसमें जो है दोस्तों मूल ढांचा जो है बेसिक स्ट्रक्चर, उसको प्रभावित किए बिना ही किया जा सकता है। मतलब जो हमारे बेसिक फीचर्स हैं, वो मैं आने वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको। बेसिक फीचर्स जो हमारे मूल ढांचा है उसमें बिना बदलाव किए इसको जो है मूलाधिकार को जो है कमी या कटौती संसद कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ना हो। और ये साधारण विधेयक द्वारा नहीं होता है, ये जो होता है आपका संशोधन अधिनियम के तहत होता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसके तहत होता है, आर्टिकल 368 वगैरह ये सब जो है, ये संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है, नेशनल इमरजेंसी जब लगती है अपने देश में, ठीक है, दो, एक इंट्रो होता है, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, ठीक है। तो उसके तहत जब भी मतलब अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात होती है तो उसके अंतर्गत दोस्तों फंडामेंटल राइट्स का जो अनुच्छेद 20 और 21 है, अनुच्छेद 20, ठीक है, अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, ये जो है 20 और 21 को छोड़कर निलंबन किया जा सकता है, ठीक है, निलंबन हो सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर निलंबन होता है, कुछ सीधे तौर पर प्रभावी, ठीक है, जबकि कुछ कानून की मदद संसद द्वारा बनाया जाता है। इसको जो इम्प्लीमेंट करने के लिए दोस्तों कुछ सीधे तौर पर प्रभावी होते हैं, डायरेक्टली जो इन्फोर्सेबल होते हैं, जबकि कुछ कानून की मदद से संसद द्वारा बनाया जाता है। मतलब दोस्तों इसकी विशेषताएं सिंपली है दोस्तों कि ये नागरिकों के लिए कुछ नागरिकों के लिए और जबकि कुछ अन्य के लिए ये होता है, ठीक है। कुछ नागरिकों के लिए फंडामेंटल राइट्स है जबकि कुछ अन्य के लिए है, यह सीमित नहीं है, ठीक है। कुछ मामलों को छोड़कर ज़्यादातर अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ है, अगेंस्ट टू स्टेट। ये न्यायोचित है, स्टेबल है। उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट द्वारा गारंटी की सुरक्षा की बात की है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत। ये स्थायी नहीं है, संसद इसमें कमी या कटौती कर सकता है, बशर्ते संशोधन जो है अधिनियम के तहत इसको किया जाए, ना कि साधारण विधेयक द्वारा। और ये बेसिक स्ट्रक्चर को बिना चेंज किए किया जा सकता है। मतलब ये संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना
इसमें बदलाव किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर निलंबन हो जाता है, ठीक है। कुछ सीधे तौर पर प्रभावी होते हैं, इन्फोर्सेबल, जबकि कुछ कानून की मदद से संसद द्वारा बनाया जाता है, ना कि विधानमंडल द्वारा। जो राज्य के विधानमंडल है उनका कोई रोल नहीं इसमें, ठीक है दोस्तों। अब ये आपका विशेषता हो गया। अब कुछ पॉइंट्स हो गए, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन वनडे एग्जाम से बन जाते हैं और कंसेप्चुअली बन जाते हैं। यूपीपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब जो भी राज्य लोक सेवा आयोग है या यूपीएससी है, सब जगह इसमें कंसेप्चुअल वे में घुमा घुमा क्वेश्चन पूछते रहते हैं। फिर आपका दोस्तों आ जाता है राज्य की परिभाषा। मतलब वैसे शुरुआत तो मूल अधिकार की बात की जाए तो 14 से लेकर 32 तक ऐसे हो जाती है, लेकिन 12-13 भी है उसमें। तो 12 क्या अनुच्छेद दोस्तों इसमें जो है बताया गया कि राज्य की परिभाषा क्या है। मतलब जैसे राज्य हम लोग मेंशन करते हैं, राज्य है क्या। राज्य मतलब ये नहीं खाली यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार ये सब जो स्टेट है। राज्य का मतलब होता क्या है। राज्य मतलब राज्य के अंदर क्या होता है। राज्य के अंदर कार्यकारी विधायी अंग होते हैं सरकार के, ठीक है, जो कार्यकारी होते हैं, विधायी अंग होते हैं, संसद होता है, राज्य सरकार के विधायी अंग, और राज्य विधानमंडल होते हैं। मतलब हर ये सब राज्य के अंतर्गत ही कंसीडर किया जाता है। स्थानीय निकाय होते हैं, नगर पालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड, अन्य निकाय जैसे वैज्ञानिक या गैर संवैधानिक ये सब जो होते हैं, जैसे LIC, ONGC, सेल, भारतीय जीवन बीमा निगम, ऑल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, सेल, ये सब जो है, ये सब भी जो है राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। अनुच्छेद 13 में क्या बोलता है दोस्तों कि अगर ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपके मूल अधिकार हैं, अगर इन मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ये न्यायिक समीक्षा योग्य है। और कौन करता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्चतम न्यायालय करता है अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय का स्कोप होता है, मतलब अगर आपका वायलेशन होता है, अगर आपका उल्लंघन होता है फंडामेंटल राइट्स का, डायरेक्टली आप जा सकते हैं उच्चतम न्यायालय में या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अब दोनों को जो है मतलब अनुच्छेद 32 के तहत आपको उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा योग्य इसकी शक्ति प्राप्त है। अब दोस्तों शुरू होता है आपका मूल अधिकार का जो मेन है। जैसे जो मूल अधिकार है, इसमें जो पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। पहला समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, तीसरा है शोषण के विरुद्ध, राइट टू अगेंस्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा धर्म की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, चौथा धर्म की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, पांचवा है आपका दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, राइट टू कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, छठवां है आपका संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को जो दोस्तों मतलब इनको जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। इसी के तहत जो है अपने आप में ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो ये अपना अधिकार है, ये अपने आप में ही जो है फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। इसके अंतर्गत आप जो है डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं। समता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसमें मेंशन किया गया है, राइट टू इक्वलिटी में। स्वतंत्रता का अधिकार जो है राइट टू फ्रीडम में 19 से 22 के बीच में किया गया मेंशन। शोषण के विरुद्ध, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 23 से 24 के बीच में मेंशन किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की जाए तो 25 से 28 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित राइट टू एजुकेशनल कल्चर राइट की बात की जाए तो इसमें जो है 29 और 30 के बीच में आता है, 29 और 30 में आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ यानी संवैधानिक उपचार की बात की जाए दोस्तों तो अनुच्छेद 32 के तहत आता है, इसके संवैधानिक उपचार जो है किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा आज मोटा मोटा जो फंडामेंटल राइट्स के जो ऊपर के जो भी इसके बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, जो मेन ऊपर के क्वेश्चंस हैं, जो भी मेन ऊपर के जो टॉपिक हैं दोस्तों, उसको मैंने डिस्क्राइब किया आज, डिटेल में आपको बता दिया है, समझा दिया है, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। अब दोस्तों अगला जो वीडियो आएगा उसमें अब ये जो 6 मूल अधिकार है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जो आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक इसको हम लोग डिटेल में पूरा जो है समझेंगे, कैसे क्या है, कौन सा वाद विवाद था, कौन सा केस हुआ था इसमें, क्या बैरूबारी, केशवानंद भारती, ये सब जो केस आया था दोस्तों, मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है, ये सब इसमें हम लोग पढ़ा जाएगा, मंडल कमीशन। तो ये जो है आपका जो है समता का अधिकार से लेके संवैधानिक उपचार के बीच में आर्टिकल 14 से 32 तक के बीच में हम लोग
इसको आगे पढ़ेंगे। आज बस ऊपर ऊपर से आपको बता दिया कि इसकी विशेषता क्या थी, कहाँ से लिया गया था, कौन से भाग में है, कितने अनुच्छेद के अंदर में आता है, इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, कहाँ से लिया गया है। ठीक है, संपत्ति अधिकार को हटा दिया गया था 44वें संशोधन में 1978 में, कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ये सब आपको मोटा मोटा ऊपर से हमने बताए हैं ताकि एक आइडिया हो जाए। अब अगला जो वीडियो आएगा दोस्तों, 6 जो हमारे मूल अधिकार हैं उनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अगर लग रहा है कि हाँ मैं मतलब ठीक है, मतलब उस लेवल पे आपको समझा पा रहा हूँ, तो आप सपोर्ट करिए, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए हमारे चैनल्स को, और कमेंट भी करिए अगर आपको लगता है कुछ और जो है इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ सजेशन दीजिए। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।